हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित परिहस्त और मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल CUT बाय IMS के। आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट आई एम श्योर आप लोगों ने क्लास 12 में बहुत अच्छे से करा होगा। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ये वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है एज फार एज योर CUT एग्जाम इज कंसर्न। ये 2024 का जो एग्जाम होने वाला है इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अकाउंट्स में बात करी है। पहला जो टॉपिक हमने इंपॉर्टेंट बात करी है उसका डेफिनेटली आप चेक करेंगे, रिडम्पशन और डिवेंचर्स, जो क्लास 12 में आपके नहीं था। अगेन हमने बात करी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लास 12 में नहीं था। और पिछले साल और पिछले से पिछले साल मतलब 2023 और 2022 की बात करें तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हर ऑन एंड ऑफ 3-4 क्वेश्चंस आते रहे हैं। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द important most important chapter I can say as far as your CUT 2024 is concerned. So let's start without any delay. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें करने की क्या जरूरत है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज यू नो कि आपको दो बातों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के एक तो कॉन्सेप्ट आपकी बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी और एग्जाम में आपके डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर में आई मीन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर में भी उतना पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों का मिक्स होता है जिसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या है, इसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। डिमेरिट्स जिसको लिमिटेशन आप बोलते हैं, इसका फंक्शन क्या है, क्या यूज होता है इसका, फर्म में क्यों इसका बेस्ट पॉसिबल यूज होता है। तो एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता ये भी होना चाहिए कि सपोज कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन क्या आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उससे नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाल सकते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैसे निकाल सकते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का निकाल सकते हैं। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो और उसमें आपसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और नेट कैश फ्लो ऑब्लिक यूज फ्रॉम ऑपरेट आई मीन कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, जहां आप समअप करते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और उसमें आप ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और सबट्रैक्ट करते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके लिए बेस्ट रिसोर्स क्या है आपका, एनसीईआरटी। मैंने पहले दिन में भी बताया था एनसीईआरटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट बुक एज फार एज योर कॉमर्स डोमेन इज कंसर्न। एनसीईआरटी को जरूर रेफर करें, थियोरेटिकल अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिकल की थोड़ी सी प्रिपरेशन करें और इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें। आज इसी सीरीज के को कंटिन्यू करते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें शामिल करने की कोशिश करी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहला इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट्स इन इनटू इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। ये आंसर हो जाएगा नीदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो, क्योंकि आप इशू ऑफ शेयर्स दे रहे हैं और इसके बदले में आपको परचेज ऑफ एसेट्स दे रहे हैं। तो दिस इज अ डजंट मीन द मॉनेटरी एक्सचेंज। ये एक तरह से बार्टर सिस्टम ही हो जाएगा, जिसमें कोई कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का डेफिनेटली उसकी वैल्यूएशन लगेगी, लेकिन कोई भी एक्सचेंज ऑफ कैश नहीं हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। Moving to the next है, if net profit is 50,000 after writing of goodwill 10,000 then the cash flow from operating activities will be। आपको पता है ये नेट प्रॉफिट आपके पास 50,000 है, इसमें आप क्या क्या चीजें याद आपको करेंगे। तो बेसिकली बड़ी सिंपल सी चीज है। इसमें आपको इनिशियली मैं आपको लर्न करने का तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ जो इस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे पीएनएल अकाउंट का जो बैलेंस होता है क्रेडिट माइनस डेबिट, उसमें से आप डर्ट ऐड करते हैं। जहां मैं डर्ट की बात कर रहा हूँ, डी का मतलब होता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डिविडेंड पेड का मतलब होता है प्रपोज डिविडेंड, आई का मतलब होता है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, आर का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस, टी का मतलब टैक्सेशन। इससे आपका निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, जिसके लर्न करने का तरीका हो सकता है DILPWD। D means depreciation, I for interest on debenture loans and borrowings, L for loss on sale of assets, P for premium on redemption of debentures, W for write of intangible assets and D for discount on issuer debentures। इसमें माइनस करते हैं हम प्राइस, P for profit on sale of assets, R for rent received, I for interest received, C for commission received
एंड ई फॉर अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब है जैसे डिविडेंड कलेक्ट कर लिया आपने तो इसको बोलते हैं। इस सब के सम टोटल से आपका आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जैसे मैंने डीआईएल पीडब्ल्यूडी में आपको एक टर्म बताया, डब्ल्यू का मतलब बताया राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो देखिए गुडविल जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स का बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरह से हमारे पास जो 50,000 का नेट प्रॉफिट है इसमें हम गुडविल राइट ऑफ को हम ऐड कर दें तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ जाएगा, बिकॉज ओनली टू इंफॉर्मेशन आर गिवन। सो ये जो गुडविल राइट ऑफ है दिस नीड टू बी एडेड। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट बनता है। और जो जो चीज मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है प्लीज इसको जरूर से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इफ द नेट प्रॉफिट इज 35,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल 6,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर रुपीज 1,000। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेट प्रॉफिट हमारा 35,000 है, डीआईएल में एल जो है वो लॉस है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हैज टू बी एडेड एंड डब्ल्यू का मतलब राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल 6,000 गिवन है। इन सब को सम अप कर लीजिए, 35 प्लस 6 प्लस 1 विल गिव यू 42,000। तो यस, ऑप्शन नंबर ठीक आपने गेस करा है। इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। मूविंग टू द नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू increase in current assets, decrease in current liabilities, neither of the two, both A and B। अब समझते हैं कि इसमें इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। जहां तक मैंने आपको बताया था वो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें आप ऐड क्या करते हो, ऐड करते हो आप इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और सब्ट्रैक्ट क्या करते हो आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसका उल्टा, इंक्रीज इन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब इसके बेसिस पे ये आपके पास ये आपने चेकलिस्ट बनाया हुआ है। इनिशियली आपने जैसे फॉर्मेट देखा चेकलिस्ट आपके पास है। अब उस चेकलिस्ट से आप इसको यहाँ कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। डिक्रीज बोला है, राइट? सो डिक्रीज किस किस चीजों से होता है, या तो करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाए या हमारे पास इंक्रीज इन करंट एसेट्स है। देखिए दोनों फैक्टर अवेलेबल हैं जो डिक्रीज के लिए सुटेबल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कॉज decrease in the cash flow from operating activity. Moving to the next, while calculating the operating profit which will be added to net profit, interest received, profit on sale of assets, increase in general reserve, refund of tax। तो ऑप्शन नंबर आपका ये है जिसमें आप इंक्रीज इन जनरल रिजर्व को ऐड करते हैं अपने प्रॉफिट में। नेक्स्ट वन इज while calculating cash flow from operating activities, negative which will be deducted, ऑपरेटिंग नेगेटिव विच विल बी डिडक्टेड। तो डिडक्ट क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इंक्रीज इन डेटर्स वुड बी द राइट चॉइस, क्योंकि अभी हमने पहले डिस्कस किया है, अभी आपको डिस्कस करके मैंने बताया कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड। सो इंक्रीज इन जो हमारे पास डेटर्स है ये आपके करंट एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट, while calculating cash flow from operating activities which will be added, increase in stock, increase in creditors, decrease in bills payable, increase in debtors। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप increase in creditors पे ताला लगा दें, ये आपका एक राइट चॉइस होने वाला है, क्योंकि इंक्रीज इन स्टॉक होगा तो उसको माइनस करेंगे, डिक्रीज इन बिल्स पेबल होगा उसको भी माइनस करेंगे, इंक्रीज इन डेटर्स होगा उसको भी आप माइनस करते हो। An example of cash flow from investing activities, cash sales, issue of shares, payment of cash for purchase of machinery, payment of dividend। Undoubtedly आपका जो ऑप्शन सी है इसको आप लॉक कर दें। Moving to the next, the objective of cash flow from cash flow statement are analysis of cash position, short-term cash planning, evaluation of liquidity, comparison of operating performance। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन डेफिनेटली ठीक है। सेकंड पोजीशन इसका शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग बिल्कुल ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी नहीं। कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, सो इसका ऑप्शन जो बनने वाला है ये ए बनने वाला है, जिसमें ए एंड बी दोनों को कंबाइन का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, क्योंकि जब फाइनेंसिंग की हम बात करते हैं तो बेसिकली फाइनेंसिंग इज बेसिकली डीलिंग विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस इन फाइनेंस। सो इंटरनल चेंजेस की बात करें तो जब आप इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, एक्सटर्नल की बात करें तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स करते हैं, बैंक लोन लेते हैं,
तो ये सब आपके लिए एक इनफ्लो की बात होगी। इसी की जब रीपेमेंट करते हैं, शेयर्स की रिपेमेंट करते हैं, डिबेंचर्स की रिपेमेंट करते हैं, लोन की, तो ये आपके लिए आउटफ्लो हो सकता है। एंड आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन, बेसिकली इट इज अ मैटर ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। How will you treat payment of interest on debenture while preparing a cash flow statement? Cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities and cash and cash equivalent. तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आपके पास होगा कि सर ऑपरेटिंग में भी करते हैं, लेकिन आपने फाइनेंसिंग क्यों चूज करा है? बहुत सिंपल है, ऑपरेटिंग में भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होगा वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप ऐड करेंगे, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, and that is the reason the most relevant answer to this is financing activity. Where will you show purchase of goodwill in cash flow statement? Cash flow from operating, investing activities, financing activities. तो देखो परचेज ऑफ गुडविल आप कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो यस, ऑप्शन नंबर ठीक जो है वो बी ऑप्शन है, इन्वेस्टिंग। Interest received by a finance company by classified under which kind of activities while preparing a cash flow statement? देखिए फाइनेंस कंपनी का मेन काम क्या होता है? लोन लेना, लोन देना। सो बेसिकली उसका मेन वर्क होता है लोन के ऊपर, जो लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, जो लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना। तो ये उसका डे टू डे वर्क है, राइट? तो इसमें जो डे टू डे वर्क होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन, ये जो ए ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट चॉइस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट? तो कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या नहीं है? तो देखो आप जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हो तो इट इज ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ कैश और कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर। तो ये सब इसके बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो देखो आपको मैंने कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो इसमें क्या नहीं है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट अ चॉइस। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? ए, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय इज अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। जो डे टू डे बेसिस पे जो एम्प्लॉय को हम पेमेंट करते हैं ये हमारा डे टू डे बेसिस वर्क है। सो ये हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मैटर होगा। नेक्स्ट, which of the following is not a cash flow? Sale of fixed asset, purchase of fixed asset, issue of debenture, sold goods for cash। तो बेसिकली इसमें क्या नहीं होगा आप इसको समझें। आप फिक्स एसेट को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, इश्यू अप करते हैं या सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश करते हैं। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। In cash flow statement, the items of interest is shown in operating activities, investing activities, financing activities, both A and C. Both A and C में आप इसको consider कर सकते हैं। Cash flow statement is prepared from balance sheet, profit and loss account, additional information, all of these. Yes, all of these. ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एक करेक्ट चॉइस रहेगा। 19. Which of the following activities comes under the financial activities? Receipt from issue of equity shares, bank overdraft, payment of tax, none of the above. Which of the following activity comes under the financing financial activities? तो देखो इसमें ऑप्शन दो हो सकते हैं, receipts of equity shares and bank overdraft, both ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन होना चाहिए, जो ऑप्शन यहाँ मेंशन नहीं है, यहाँ एक ऑप्शन होना चाहिए कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो भी ऑप्शन है और बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ, क्योंकि इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो फाइनेंस की बात करते हैं उसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों की बात करते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो ये आपका एग्जांपल होना चाहिए। इसमें ए और बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो ये नन ऑफ द अबव की जगह आप इसको करेक्ट करके ए एंड बी कर लीजिएगा, ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है हमें। तो सेल ऑफ गुड्स में हमारे पास ऑप्शन है इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो का। तो इसमें हम कैसे करेंगे? तो देखो सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया? नो फ्लो हो सकता है। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन, ये हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो ये हो सकता है इनफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड रेंट एटसेट्रा, ये हमारे लिए आउटफ्लो हो सकता है। डेप्रिसिएशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कैश आइटम, तो ये नो फ्लो ऑफ कैश हो सकता है।
सो आई एम श्योर कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड 2024 के लिए आप मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे होंगे, अपने प्रीवियस नोट्स को फॉलो कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट कर रहे होंगे. So I wish you all the best. Thank you so much. Take care and God bless.